नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ। हम पढ़ चुके थे सेल वॉल, पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, पढ़ चुके हैं। तो अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म की ओर। साइटोप्लाज्म के दो भाग पढ़ेंगे। एक तो वह भाग जिसमें बिल्कुल तरल पदार्थ हो, जैसे ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में आपने झिल्ली तो पढ़ लिया, और इसमें क्या हो सकते हैं, या तो तरल पदार्थ होगा या तो कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे। ये ऑर्गेनेल्स बना देता हूं इसमें। तो जो तरल पदार्थ होंगे ना, उसे हम बोलेंगे साइटोसॉल। क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे साइटोसॉल। तो तरल पदार्थ को हम बोलेंगे साइटोसॉल, और जो इसके बाद जो सजीव पदार्थ होंगे, लिविंग होंगे, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म शब्द था, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये स्ट्रासबर्गर ने दिए थे। किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साइटोप्लाज्म है क्या? तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं साइटोप्लाज्म को। तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित भाग है। क्या करूं? हेलो हेलो, बढ़ाओ ना थोड़ा सा, आवाज आ रहे हैं आप लोग को? कंप्लीट ग्रेविट, आवाज सुन रहे हो? कंप्लीट आ रहे हैं? चले फैन भी बंद कर देता हूं भाई। तो क्या देखा, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म एकदम जो दो पॉइंट आते हैं वो डिस्कस करता हूं। साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। साइटोप्लाज्म है क्या? तो केंद्रक और झिल्ली के बीच की जगह को क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट टू पार्ट होंगे। कौन कौन? लिक्विड वाले भाग को क्या बोलेंगे? साइटोसॉल कहते हैं। और जो लिविंग पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स कहेंगे या कोशिकांग कहते हैं। सही है यहां तक? चले, ये इसमें कुछ इमेज दिखाया है, बार बार आपको इमेज क्या दिखाते रहूं, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम समझते हैं साइटोसोल क्या है। तो साइटोसोल एक तरल पदार्थ होगा। तरल मैट्रिक्स का मतलब इसको लिक्विड भी कह सकते हो आप। लिक्विड मैट्रिक्स होंगे ये, लिक्विड मैट्रिक्स, जिसमें क्या कोशिकांग होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे? तो नहीं सर, लिक्विड मैट्रिक्स विदाउट ऑर्गेनेल्स, जिसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसे हम बोलते हैं साइटोसोल। तो ये वाले भाग जो दिख रहा है, ये कहलाएगा, सारे क्या कहलाएंगे? साइटोसोल्स। और ये जो दिख रहे हैं, ये सब सारे क्या है? ऑर्गेनेल्स है। जैसे ये वाले आपको दिख रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंट्रियोल्स है। ये वाले भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपको न्यूक्लियस दिख गया। ये वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये कह सकते हो यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो इस तरह के भाग आपको इसमें दिख रहा है, किसमें? साइटोप्लाज्म। यहाँ इसको दो भाग बना दिए, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बता दिया कि साइटोसोल जो होते हैं लिक्विड होंगे, और इसी का भाग है क्या? साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म में दो भाग बनाया, एक तो साइटोसोल और एक इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे। बताएं, कोई दिक्कत? मुकेश संदेशा गुड आफ्टरनून। लोकेश गुड आफ्टरनून। चंद्रभान सिंह गुड आफ्टरनून। मोहित गुड आफ्टरनून। मोनिका गुड आफ्टरनून। चले भाई आगे चलते हैं। राकेश गुड आफ्टरनून। प्रियंका। अब अगला जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। एक एक कोशिकांग के बारे में हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कोशिकांग। तो ये जो कोशिकांग होते हैं, साइटोप्लाज्म की जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं,
ये सारे निर्भर करता है कोशिका के अंग पे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब जैसे श्वसन का काम है, रेस्पिरेशन का काम है, तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है, वो संभालेगा ये डिपार्टमेंट। प्रकाश संश्लेषण करना है पेड़ पौधे में, तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, जिम्मेदार है। सेल डिवीजन करवाना है तो सेंट्रियोल्स क्या है, जिम्मेदार है। किसी अवशिष्ट पदार्थ को खत्म करना है, मारना है, तो लाइसोसोम इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। किसी को बाहर निकालना है, कोशिका से बाहर फेंक देना है, तो इसके लिए गोल्जी बॉडी क्या है, जिम्मेदार है। तो ये बहुत सारे काम ये करते हैं कोशिकांग। प्रोटीन का निर्माण करना है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा मैं खड़ा हूं। लिपिड का निर्माण करना है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा मैं खड़ा हूं। प्रोटीन का निर्माण के लिए राइबोसोम खड़ा है। तो ये बहुत सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपापचयी सक्रिय, यानी ये जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। और एक्टिव जो होते हैं इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, लिविंग भी होते हैं। ये कोशिकांग क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। सही बात है, इसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। किसे ऑर्गेनेल्स कहते हो, कोशिका का वह भाग जो सजीव है, लिविंग है और सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, उपापचयी क्रिया करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो होंगे कुछ डबल मेम्ब्रेन होंगे, यानी उसमें द्वि स्तर होगा। मैंने बताया था जो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उसमें दो स्तर, जैसे एक शर्ट नीचे बनियान, मैंने बोला था। उससे छोटा जो होगा केवल बनियान पहन के घूम रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा होंगे वो नग्न घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसके आधार पे हम बांटते हैं मेम्ब्रेन के आधार पे। तो बड़े जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे आप न्यूक्लियस की बात करोगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, गोल्जी बॉडी की बात करें, ये सारे जो होते हैं कैसा होते हैं दोस्त, ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो वैक्यूल्स जिसे रसधानी कहते हो आप, बाकी तो आप सब समझते हो, इसमें रसधानी कहते हैं। लाइसोसोम का आपको इंपॉर्टेंट सिंगल मेम्ब्रेन, परऑक्सीसोम आपको फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, स्फेरोसोम के बारे में बात कर चुका हूं, ग्लाइकोसिसोम के बारे में बात कर चुके हैं। ये सब सारे जो होते हैं कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। सबसे छोटा जो कोशिकांग है उसको क्या बोलते हो, राइबोसोम। तो राइबोसोम नग्न होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सेंट्रोसोम, क्वांटासोम, ये सब सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो कभी कभी इससे भी प्रश्न आ जाता है कि बताओ सबसे छोटी कोशिकांग क्या है, तो राइबोसोम है। अगर सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाए तो न्यूक्लियस है, लेकिन मैं यहाँ लिखा हूं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, प्लास्टिड। अगर न्यूक्लियस ऑप्शन नहीं रहे तो क्या टिक करोगे, प्लास्टिड, और उसके बाद कौन टिक करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा मैं लिख दिया हूं राइबोसोम। सबसे छोटा क्या है, राइबोसोम। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। सर आवाज बराबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा है बराबर। इसका बैटरी लगता है डिस हो गया होगा सर, ऑन होता है। कंटिन्यू आवाज आ रहे हैं, बताना आप लोग। नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताएं, आवाज क्लियर आ रहा है। इसका नहीं सर, ये इसी का हो गया होगा, माइक का, बोआ वाले का। सर हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, सब बोल रहे हैं कि आवाज प्रॉपर आ रहे हैं। यस सर, एकदम परफेक्ट है आवाज, गिरिराज। चलो तो आवाज आ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है बताओ, सही है, सही तो आ रहे हैं ना सर, कि थोड़ा बहुत कम है, सही है। चले आज पूरी खत्म करना है, इसको ध्यान रखना। 3 दिन का टारगेट है अपने ऑर्गेनेल्स,
आज एक दिन, कल दूसरे दिन, परसों तीसरे दिन खत्म होना चाहिए ये ऑर्गेनेल्स। भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम में होगा, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं आवाज जसपाल सिंह जी? सबका सही है ना? क्लियर है? चले, यस जैन आ रहा है? यस कभी कभी केमिस्ट्री की क्लास में नहीं होता है भाई साहब। चले मुकेश, अब आगे समझते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत आपको? आप अपना नोट्स ना, मैं बार बार बोलता हूं, देखो रेडीमेड पे रहोगे तो रेडीमेड के जैसा रिजल्ट भी मिलते हैं। आप अपना नोट्स कुछ नहीं है, मैं स्लाइड जरूर 24 बनाता हूं, पर लाइनें तो एक एक दो दो लाइन ही होते हैं, वो तो इमेज ज्यादा होते हैं। आप खुद एकदम एक बार तो सुन लो पूरी कहानी, दोबारा पढ़, एक बार एकदम तकिया के नीचे ऐसे खाना वाना खा के 1 घंटा मोबाइल चलने दो और अपना अपना नोट्स बना लो, लाइन टू लाइन एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेगा। और ये जसपाल, आप अपना नोट्स को पीडीएफ बना के हमें सेंड करना है इंग्लिश मीडियम में। अच्छी नोट्स जो बना रहे हो एकदम, ये नहीं कि नोट्स बनाने में ही समय बर्बाद कर देना, आप जैसे बना रहे हो वही बनाना है। ये नहीं कि एकदम सर बोले हैं यार तो अब समय बर्बाद कर दूं, जैसे आप बना रहे हो बनाते जाना। जब एग्जाम हो जाए ना उसके बाद बोल रहा हूं, आप पीडीएफ उसको खींच करके मुझे भेज देना, ताकि इंग्लिश मीडियम लड़के को वो दिक्कत नहीं आए भविष्य में। वैसे बहुत टाइम लगते हैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग करना, हालांकि मैं कोशिश तो करता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। चले, अब हम समझते हैं पहला ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, पहला कोशिकांग की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन का मतलब होता है आंतरिक झिल्ली तंत्र। लिख देता हूं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली तंत्र। यानी कि अब हम एक तंत्र पढ़ेंगे। सर तंत्र किसे कहते हो? तो तंत्र उसे कहते हैं ना जिसमें 2-3 ऑर्गेनेल्स मिलकर काम करें। सर ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें 2-3 अंग मिलकर काम करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सेम इसी तरह से झिल्ली तंत्र किसे कहेंगे? तो इसमें 3-4 सिस्टम मिलकर काम करते हैं, जिसका नाम क्या है? तो एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर के नाम से जानते हो, और दूसरा है दोस्त, लिख देता हूं, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, ये भी मिलकर काम करते हैं। और अगला है लाइसोसोम, आप इतना तो समझ जाओगे हिंदी इंग्लिश, लाइसोसोम। और चौथा जो मेम्ब्रेन है जिसे हम समझते हैं वैक्यूल के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर इसे समझाते ही नहीं, डायरेक्ट समझाना कहां से शुरू कर देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, यह झिल्लियों का मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है जो पूरी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल लाइक संरचना से फैला हुआ है। इसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली तंत्र यानी कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल्स भाग लेते हैं सर? तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल, जिसे हम रसधानी कहते हैं। क्या कहते हो इसे? रसधानी। ये चारों मिलकर बनाता है क्या? आंतरिक झिल्ली तंत्र। सही बात है। अब यहां से समझते हैं, सबसे पहला आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के बगल में ये जो झिल्ली दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं ईआर यानी ईआर, और ये है गोल्जी एपरेटस। और इधर आपका ये मेम्ब्रेन दिख रहा है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो पहला तो हमें दिख गया क्या? ईआर। तो ईआर में ये रफ ईआर है जिसे हम बोलते हैं खुरदरी ईआर, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाले दिख रहे हैं स्मूथ, ये अभी और आएंगे, केवल मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक तो ईआर सिस्टम दिख गया, दूसरा आपको गोल्जी काय दिख गया, तीसरा आपको यहाँ लाइसोसोम दिख रहा है तीसरा, और फोर्थ नंबर इसमें दिखाया है वैक्यूल। वैक्यूल ये चारों मिलकर क्या बनाता है? आंतरिक झिल्ली तंत्र। ये क्या बनाते हैं? आंतरिक झिल्ली तंत्र बनाते हैं।
सर जूम मिनिमम करो, जूम मिनिमम का मतलब जूम सही तो है ये। अब आगे चलते हैं इसमें से, अभी बहुत बार आएंगे, घबराना नहीं, एक ही चीज को देखो। अब आ गया आंतरिक झिल्ली तंत्र क्या है। तो आंतरिक झिल्ली तंत्र क्या है, यह तंत्र एक दूसरे से जुड़े होंगे। और आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत क्या आता है, देखो लिख दिया हूं, ईआर आते हैं, गोल्जी काय आते हैं, लयन काय बोलता है लाइसोसोम को हिंदी में, और रसधानी आते हैं। तो उसी स्लाइड को हम दोबारा फिर बना दिए कि बच्चों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये 4 भाग आते हैं किसके अंदर, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम के अंदर। अब एक एक हम पढ़ेंगे। इन चारों भाग जो है, ईआर, गोल्जी काय, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सबको एक एक पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, हिंदी में कहते हैं क्या, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। इसके जो भाग होते हैं ना, 3 भाग, वो कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये पता है आपको। पहला जो बड़ा भाग है, सबसे जो डेवलप है, उसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसे, सिस्टर्नी। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, दूसरा जो भाग है उसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और थर्ड जो भाग है इसे हम वेसाइकल बोलते हैं। तो ये 3 भाग से बना होता है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप एक एक करके समझो। ये वाले जो भाग है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक, ये वाले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भाग है, जिसपे राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो भाग ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में इसका भाग जो होता है मैं लिख देता हूं आपको, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, और वेसाइकल को आशय कहते हैं। बस ये दोनों सेम है। इसका एक हिंदी है आशय, ये ट्यूब्यूल्स ही लिखा हुआ है, ट्यूब्यूल्स, और इसका सिस्टर्नी ही है, सिस्टर्नी। तो ये आप समझ जाओगे, सिस्टर्नी। अब आते हैं, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा तो आप ऐसे ही बना दोगे, जितना रटने की जरूरत नहीं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा किसमें है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि चिकनी में है। एक तो खुरदरी है और एक क्या है, चिकनी। ये चिकनी क्यों है, क्योंकि इसके सतह पे क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, चिकनी। और ये लिपिड का क्या करेगा, संश्लेषण। या कह सकते हैं हम कि इसकी सतह पे ना राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट, राइबोसोम नहीं होगा तो ये क्या, चिकनी, और राइबोसोम होंगे तो ये खुरदरी कहलाते हैं। यानी खुरदरी वाला में ज्यादा कौन पाया जाएगा, सिस्टर्नी। और चिकनी देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें पाया जाता है ट्यूब्यूल्स। वेसाइकल क्या होते हैं, ये ऐसे गोल एकदम राउंड शेप जैसा, अंडा के जैसा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, वेसाइकल कहते हैं या आशय कहते हैं। तो ये 3 भाग आपको समझ में आया होगा। 3 भाग क्या क्या है इसका, सिस्टर्नी होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वेसाइकल होते हैं। सिस्टर्नी ज्यादा आपको कहां मिला, सिस्टर्नी ज्यादा मिलते हैं कहां, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा कहां देखने को मिला, चिकनी वाले में। और तीसरा क्या है मेरे दोस्त, तीसरे को कहते हैं वेसाइकल। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी और इसको अच्छे से समझते हैं। एक बार तो मैंने समझाया, अब लिखा हुआ है देखो, इसमें आपको राइबोसोम बड़ा अच्छा दिख रहा होगा। देखो ये राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम आपको बड़ा अच्छा दिखा। ये राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, ये सब जानता है लड़का। ये पाए जाते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है राइबोसोम। और जो संश्लेषण, ये राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी ये करेगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम दिख रहा है। जबकि स्मूथ वाले आपको कैसा दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये ऐसा ऐसा जिग जैग जैसा, ये इसको कहते हैं क्या, सिस्टर्नी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सिस्टर्नी है और ये क्या है दोस्त, ट्यूब्यूल्स है।
अब मैं आपको दिखाता हूं वेसाइकल कहां है। तो 2 पॉइंट तो आपको दिख गया, ट्यूब्यूल्स ये पढ़ लेना, नलिकावर्त जो होते हैं चपटे आकार के होते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक तीसरी बार एक ही पॉइंट को, पहला है सिस्टर्नी। तो ये जो भाग आपको ऐसा वाले दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं बताओ, सिस्टर्नी। ये वाले भाग क्या दिख रहा है ऐसा, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसे क्या बोलते हो, सिस्टर्नी। देखो तो ये सिस्टर्नी आपको ज्यादा किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये सब जो दिख रहे हैं आपको इसे कहते हैं राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है तो लिखा है ना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे चिकनी बोलते हो आप। तो चिकनी में आपको क्या दिख गया, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ट्यूब्यूल्स ज्यादा किस में प्रचुर मात्रा में है, किस, तो आप बोलोगे स्मूथ में, और रफ में क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी वेल डेवलप पाए जाते हैं। अगला है आशय क्या होता है, आशय या वेसिकल बोलते हैं। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सेक्रेटरी वेसाइकल, देखो ये अंडाकार स्ट्रक्चर ये वाले, तो इसको हम बोलते हैं वेसाइकल या आशय बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा काम आएंगे। एक्चुअल में ये इमेज जो है ना ये गोल्जी बॉडी का है। तो गोल्जी बॉडी में 2 फॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं सिस फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसफेस। सिस का मतलब, सी का मतलब होता है सेंटर, सी का मतलब क्या है, सेंटर, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक कोई सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, अब ऐसा इमेज बना दिया जाए, देखो ये, अब आपको बोला जाए कि ये कौन सा गोल्जी बॉडी का ये कौन सा फेस है, तो सिस सेंटर, सेंटर की ओर फेस कहलाएगा सिस फेस, यानी केंद्र की ओर, और मेम्ब्रेन की ओर जो है ना उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस। ये दोनों फेस आपको याद होना चाहिए, और याद क्या, बिल्कुल दिमाग से पढ़ोगे तो दिक्कत ही नहीं। सेंटर की ओर जो फेस होंगे उसे सिस फेस कहते हैं, और बाहर की ओर मेम्ब्रेन की ओर जो फेस होता है उसे ट्रांस फेस कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये बड़ा अच्छा गोल्जी बॉडी में मैं आपको समझाने वाला हूं, आज ही समझेंगे। तो ये आप तीनों भाग आपने समझ गया होगा, सिस्टर्नी क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, वेसिकल्स क्या होते हैं। अगला जो इमेज है ये ट्यूब्यूल्स, शाखित नलिका यानी ट्यूब लाइक संरचना होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा चुका हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। और ये और अच्छा इमेज दिख रहा है, इसमें राइबोसोम दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब ये सारे पॉइंट को ना आपको लिखित में दिया हूं, तो एक बार देख लो क्या क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी काई के समान ही होते हैं, पर ये क्या होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में पृथक होते हैं। पृथक का मतलब आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग होते हैं। यह कॉम्प्लेक्स या समूह नहीं बनाता है। गोल्जी बॉडी जो है ये सारे मिलकर रहते हैं कॉम्प्लेक्स, पर ईआर जो है ये पूरी तरह से बिखरे रहते हैं, अलग अलग। सिस्टर्नी अलग है, ट्यूब्यूल्स अलग बिखरे हुए, वेसाइकिल अलग बिखरे हुए, ऐसे बिखरे रहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में कैसा रहता है, विस्तृत रूप में रहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, या वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये एक जगह नहीं, बटे हुए रहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सामान्यतः झिल्लियों का प्रमुख तंत्र, ये छूट गया, झिल्लियों का लिख लेना, प्रमुख तंत्र या मेन तंत्र अगर पूछ ले, ऑप्शन चारों दे और चारों में पूछे कि झिल्ली वाले जो तंत्र थे भाई, जो 4 पढ़ा आपने, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इनमें मेन तंत्र कौन है, तो मेन तंत्र कौन है, ईआर। मुख्य तंत्र कौन है, ईआर जो है इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम का
मुख्य तंत्र है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आपके सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है जरा देख लें। बेसिक अंतर आपको समझ में आता है, पर इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ ने 3 लाइन अंडरलाइन करूंगा, वो सबको समझ में आएंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक जो होते हैं इसमें राइबोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, पहला। अब इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे। अब स्मूथ वाले का स्ट्रक्चर जो देखा था तो ये ट्यूब लाइक ऐसा संरचना वाले बनाते थे। स्मूथ कैसा बनाता है, ट्यूब लाइक। तो पहले ट्यूब वाले ढूंढ लेता हूं कि इसमें मेनली कंसिस्ट क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स। देखो ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें क्या होगा, सिस्टर्नी होंगे। तो इसमें क्या होगा, सिस्टर्नी। 2 पॉइंट हमें मिल गया। अब राइबोसोम है तो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, तीसरा पॉइंट। और इसमें नहीं है तो ये लिपिड का। ये 3 तो आपको आना ही चाहिए। राइबोसोम प्रेजेंट है रफ में, अगर प्रेजेंट है दोस्त तो वो प्रोटीन का निर्माण करेगा और सिस्टर्नी इसका मुख्य भाग बनेगा। इधर राइबोसोम नहीं है तो लिपिड का निर्माण करेगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स इसका मेन पार्ट बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना है। अब आते हैं कि इन दोनों में पूछ लेता है ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं। एक को बोल रहा है मोर स्टेबल और एक को बोल रहा है लेस स्टेबल। तो यहां पे लड़का गलत करते हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं इन दोनों में बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। जीवन में आज के बाद नहीं भूलोगे कि कौन सा जो होते हैं ER ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक हम बात कर रहे हैं किसका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले को बोलते हो चिकनी और रफ वाले को बोलते हैं खुरदरी। जैसे हम शादी करेंगे या कोई लड़का शादी करता है तो शादी करता है ना, तो एक बीवी है खुरदरी। खुरदरी का मतलब काली है, गाल उल पे एकदम धब्बे धब्बे हैं, ऐसी खुरदरी। और एक बीवी है ना एकदम चिकनी है, ऐसी दनादन चिकनी, एकदम गोरी चिट्टी लग रही है। तो ये गोरी चिट्टी है और ये देखो काली है। तो काली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एकदम चिकनी है तो ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ है। रफ का मतलब इस पे क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे जिसके कारण इसके शरीर कैसा हो गया, खुरदरा हो गया। तो ये खुरदरी वाली जो बीबी है ना, ये चाहेगी क्या, हम पति से बहुत प्रेम करें, क्योंकि मुश्किल से कोई पति मिला है। हमें तो कोई प्यार वार करेगा नहीं जिंदगी में, हम काली हैं, खुरदरी हैं। तो ये ना कहीं नजर ऐसे ऐसे नहीं लगाएगी। ये नहीं कि पति जॉब पे गया और बीबी खिड़की खोल के इधर देख रही है, मोबाइल का एकदम जमाना है, ऐसे मोबाइल से नंबर दे रही है सामने वाले के लिए, बात करना 10 से 10 मेरे पति नहीं रहते, आराम से बात करना। तो ये चल सकते हैं। लेकिन जो काली है बेचारी वो चाहती है नहीं नहीं, मुश्किल से भगवान हमें एक पति दिए हैं, अब इन्हीं से हमें प्रेम करना है। तो जो खुरदरी होगी ना, उसकी स्थायित्व इन भाई साहब के लिए बहुत ज्यादा होंगे, एकदम चिपक के रहेगी। जैसे ही ये जॉब से आएंगे एकदम बैग उतारेगी, जूता खोलेगी। पर ये चिकनी जो है इनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। इनके पास ऑप्शन, सबसे पहले आप साइकिल से जाते हो तो ये रॉयल एनफील्ड वाले को ढूंढेगी, रॉयल एनफील्ड से जाता है तो कोई कार वाले को ढूंढ लेगी, कार वाले में और मर्सिडीज को ढूंढ लेगी। तो इनके पास ऑप्शन, और इनको लोग ना दनादन फोन भी कर रहे हैं। तो ये चिकनी जो है इनके पास 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, ये कभी भी आपको छोड़कर जा सकती है। तो ध्यान रखना, अब आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा रेटिकुलम ना सर अस्थाई है और कौन सा नहीं है। तो काली वाली देखो, ये भाई साहब ये भाई साहब दोनों सेम सेम है। इन भाई साहब को ज्यादा मजा अब इधर ही आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 8 साल बाद समझ में आया, 5 साल की जिंदगी में ना जीनोटाइप चाहिए। फिनोटाइप से काम नहीं चलेगा। फिनोटाइप तो आपको क्षणिक है, क्षणिक, साल भर ही काम आएंगे ये सुंदरता। लेकिन पति पत्नी का रिलेशनशिप जीनोटाइप
से चलते हैं, अंदर के मामला से चलते हैं। ये बाहरी सुंदरता कभी काम नहीं आएंगे दोस्त। इसलिए हमेशा स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? रफ एंडोप्लाज्मिक मोर स्टेबल है किससे? स्मूथ से। सही बात है, तो अब आप भूलेंगे नहीं। चले भाई, तो ये डिफरेंस भी आपने कर लिया। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला फंक्शन जो इसका है रफ एंडोप्लाज्मिक, तो ये पूरी नेटवर्क फैला हुआ है, ये ऐसे फैला हुआ है, तो ये जाल जैसा अगर फैले हुए हैं, पूरी सेल में जाल जैसा फैले हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? ये सहारा देंगे, ये सपोर्ट देगा। ये जाल जैसा फैला हुआ है ना, तो ये पूरी सेल को आंतरिक सहायता देते हैं, एक आकार प्रॉपर एकदम से बना के रखेगा। जैसे जाल जाल फैला दे तो एकदम उस चिपकने नहीं देगा इसको, तो जिसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, अंतःकोशिकीय विनिमय, इंटरसेलुलर एक्सचेंज, आपस में ही जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर अगर एक्सचेंज करना है तो भी ये काम करते रहते हैं। किसी को ऑर्गेनेल्स को कुछ और देना है, जैसे हम एक गांव में रहते हैं, किसी घर में कुछ और देना है, वहां से लाना है, वहां कढ़ाई देना है, वहां चमचा दे देना है, तो ये एक्सचेंज वाले। तो कोशिका द्रव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन भी किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये पूरी साइटोप्लाज्म में जाल के जैसा फैला हुआ है, तो यहाँ ये पदार्थों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसके माध्यम से हो जाता है। खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैं बोल दिया हूं, राइबोसोम होने के कारण किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण। और लिपिड वाले क्या होते हैं? चिकनी लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का क्या करेंगे? संश्लेषण करते हैं। ये जो होते हैं कभी कभी ये झिल्ली के निकट होते हैं, तो झिल्ली अगर ब्रेक डाउन हो गया, ये झिल्ली कब इनका निर्माण होता है? तो जब सेल डिवीजन होते हैं ना, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन होता है, उस टाइम झिल्ली के निर्माण होते हैं। आपको पता होगा कोशिका के विभाजन के समय झिल्ली का निर्माण होता है, क्योंकि दो कोशिका बनते हैं। उस समय झिल्ली के निर्माण जो करते हैं, यही करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यानी झिल्ली का भी निर्माण करते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखो, क्या क्या देखा? मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, कोशिका का विनिमय, यहां से वहां एक ही कोशिका के अंदर अगर आपको साइटोप्लाज्म में कुछ पहुंचाना है तो ये इसी के द्वारा जाएंगे। दूसरा, खुरदरी जो होगा, प्रोटीन का निर्माण, लिपिड जो होंगे, लिपिड संश्लेषण का निर्माण चिकनी के द्वारा, केंद्रक झिल्ली का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और लास्ट पॉइंट है लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी को भी बनाते हैं। इसे सूक्ष्म काय को कहते हैं माइक्रोबॉडीज। इन सबका भी निर्माण करता है कौन? ईआर। तो ध्यान रखना, पहले ईआर है, तो ईआर किसका किसका निर्माण कर सकता है? तो ईआर गोल्जी बॉडी का भी निर्माण करता है, ईआर लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, और ईआर माइक्रोबॉडीज का भी निर्माण करता है। तो माइक्रोबॉडीज तो एग्जाम में कम आते हैं, पर ये दोनों जरूर पूछते हैं, अवश्य पूछेंगे। अब ये पूछ लेगा कि ईआर, तो एक आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण करता है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, पहले ईआर मेन सिस्टम है, उसके बाद गोल्जी बॉडी और उसके बाद लाइसोसोम। अगर आ जाए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ध्यान रखना, लाइसोसोम, और ऑप्शन दोनों है, जीबी है, गोल्जी बॉडी और ईआर। तो ध्यान रखना, इसके पहले कौन है? ये, तो स्टार इस पे लगा रहा हूं। लेकिन अब पूछे गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करता है? तो ईआर। ध्यान रखोगे, अगर लाइसोसोम पूछ ले और ऑप्शन दो है, कौन कौन? एक तो गोल्जी बॉडी है और एक ईआर है, तो किस पे टिक करेंगे? गोल्जी बॉडी। मेन होंगे कौन? गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि यह एक तंत्र है, सारे मिले जुले हैं, ईआर और गोल्जी बॉडी लगभग एक समान संरचना है। तो ये अब कुछ 20 यानी टॉक्सिक सब्सटेंस हम में अगर आ जाता है कोशिकाओं में, तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन भी करने का काम किसका है दोस्त? डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी किसका है? ईआर का। तो ये ध्यान रखना, जो कोई लड़का ड्रग्स खा लिया, एल्कोहल ज्यादा पी लिए, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करता है? ईआर। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ा किसके बारे में?
ER के बारे में। अगर आपको अब कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, नहीं तो अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं गोल्जी बॉडी। बताएं आप। बंद करना सर रिकॉर्डिंग अभी 2 मिनट, फिर मैं शुरू करता हूं गोल्जी बॉडी। आपके बातें कर लूं 2 मिनट। हाँ